हेलो स्टूडेंट, आज प्रोबेबिलिटी का ये तीसरा लेक्चर है। आज हम बताएंगे तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करती है, जैसे कि कोई दो घटनाएं हो E1 और E2। इस E1 और E2 की दो घटनाओं के लिए E2 की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बटे नंबर ऑफ E1, इसको हम कहते हैं E2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां पर इसी को E2 घटना की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे E1 के घटित होने के प्रतिबंध के आधार पर कहा जाता है। अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 बराबर होता है नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ E1। ये घटना हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ E1। यानी E2 की हमें ज्ञात करना है तो नीचे जो हर होगा वो नंबर ऑफ E1 होगा, और अगर E1 की ज्ञात करना है तो नीचे जो हर होगा नंबर ऑफ E2 हो जाएगा। अब इसी तरीके जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वैसे ही एक प्रोबेबिलिटी होती इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स हमारी जो होती हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए था, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है कि यदि किसी सैंपल स्पेस की दो घटनाएं E1 तथा E2 हैं और यदि इनसे किसी एक घटना के घटित होने या ना घटित होने की प्रभाव अगर दूसरी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी पर नहीं पड़ता तो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। यानी जो दो घटनाएं हमारी हो रही हैं E1 और E2, तो अगर एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना के घटित होने को प्रभावित नहीं करती है, या मान लो पहली जो घटना हो गई है उसकी और जो दूसरी घटना E2, यानी E2 का जो प्रभाव है वो E1 पर नहीं है और E1 का जो प्रभाव है वो E2 पर नहीं है, तो ऐसी घटनाएं हमारी जो है कहलाती हैं परस्पर स्वतंत्र घटना कहलाती हैं। यानी वो स्वतंत्र हैं, आपस में घटना पर निर्भर नहीं करती हैं। और अगर एक घटना घटित हो जाए फिर दूसरी घटना उस घटना पर प्रभाव डाले जो घटना घटित हो गई है, तो ऐसी भी घटनाएं हमारी परतंत्र घटनाएं यानी डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स दो हैं। अगर घटना का प्रभाव न पड़े तो इंडिपेंडेंट, और घटना का प्रभाव अगर पड़ता है तो डिपेंडेंट घटना कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ताश की गड्डी लेते हैं। ताश की गड्डी के पैक में हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। ताश की गड्डी के पैक में 52 कार्ड्स होते हैं। इस 52 कार्ड में ये 52 कार्ड है, इस पे से दो इक्का हम ड्रा करते हैं। दो इक्का ड्रा कर रहे हैं, तो इस दो इक्का ड्रा करने में कंडीशंस हमारी क्या होती है। मान लो कि पहले E1 घटना हुई, हमने एक इक्का निकाला, एक इक्का हमने निकाल दिया, तो ताश की गड्डी में से अब E2 घटना हमने दूसरा निकाल दिया इक्का। तो इस पे दो घटनाएं हमारी संभावित हो सकती हैं।
एक घटना तो जब ताश का पत्ता जो इक्का हमने निकाला है उसको हम उस पे नहीं रखते हैं दोबारा, एक तो घटना ये हो जाएगी, और एक हो जाएगी जब ताश का निकाला गया पत्ता हम उसमें रख देते हैं, उसके बाद हम दूसरा पत्ता इक्का निकालते हैं। तो अगर हम ताश का पत्ता नहीं रखते हैं और रखते हैं, तो अगर हम रख देते हैं तो हमारा प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, और अगर हम निकाल लेते हैं, निकालने के बाद उस ताश के पत्ते को नहीं पढ़ते हैं, तो वैसे प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 52 ताश के पत्तों में से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सैंपल स्पेस, अगर हमने नहीं रखा है, अगर रख दिया है तो 52 लेंगे सैंपल स्पेस में, और अगर नहीं रखा है तो हमारे इस ताश की गड्डी की संख्या कम हो जाएगी, यानी अब आ जाएंगे 51। तो यहां पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, लेकिन यहां पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये घटना हमारी परतंत्र घटना हो गई और ये घटना हमारी स्वतंत्र घटना हो गई, यानी ये हो गई डिपेंडेंट और ये हो गई इंडिपेंडेंट। तो इस प्रकार से ताश की गड्डी के एग्जाम्पल से हम स्वतंत्र तथा अस्वतंत्र घटनाएं समझ सकते हैं। ये कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है कि यदि दो घटनाएं हमारी E1 और E2 हो, यदि दो घटनाएं हमारी E1 और E2 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर होती प्रोबेबिलिटी E2 अपॉन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1। प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर होती प्रोबेबिलिटी E2 अपॉन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1। यदि यहाँ पर E1 और E2 साथ घटने की प्रायिकता हो, यानी साथ साथ घट रही हो E1 और E2, तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर होता है प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2। एक ये हमारा पॉइंट है और एक है ये पॉइंट कि अगर दोनों घटनाएं हमारी अलग अलग घट रही, तो ये अगर दोनों साथ साथ घट रही हैं तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर होता है प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2। इसके डेरिवेशन के लिए हम देखते हैं कि यदि ये परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी इंडिपेंडेंट घटना अगर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी E2 अपॉन E1 डैश इज इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी E2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट कि प्रोबेबिलिटी E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E2 अपॉन E1 डैश इज इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी E2। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू होती प्रोबेबिलिटी E2 अपॉन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1, ये इससे फ्रॉम 1 अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2, ये इस पे पुटअप कर दे तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी E1 इंटू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो इस कंडीशन को अगर इसको हम इस पे पुटअप करें तो इससे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2, यानी दो प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन दोनों प्रोबेबिलिटियों के अलग अलग गुणनफल, यानी दोनों घटनाओं की प्रोबेबिलिटियों के अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ईच इवेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर होती है प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2। जैसे इस बेस पर अगर हम एग्जांपल देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के लिए,
तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल है जैसे दो पासे को उछालने पर, दो डाइस हैं, टू डाइस को हम उछालते हैं और कह रहा है कि प्रत्येक बार उछाल में 3 अंक से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 अंक से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसी घटना जो है इवेंट्स हमारी कंपाउंड इवेंट्स कहलाती हैं कि दो पासे हमने फेंके, यानी दो डाइस हम उछालते हैं और दोनों के उछाल में 3 से बड़ा अंक आवे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, मान लो कि पहले हमने पहला पासा फेंका, सपोज कि हमने पहला पासा फेंका और उस पे 3 से बड़ा अंक आ गया। तो क्योंकि पासे में देखिए, पासे में जो सैंपल स्पेस बनते 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पासे में हमारे बनते हैं। तो 3 से बड़े अंक हमारे कितने हैं? ये 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6 यानी 1/2। तो पहले फेंक में, पहले पासे को उछालने पर, पहले पासे को उछालने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 3, ये हो जाएगी हमारी 1/2। इसी प्रकार से नंबर 2 घटना हमारी हो रही है। अब जब हमने दूसरे पासे को फेंका तो उस पे भी कह रहा है कि 3 से बड़ा अंक आवे, तो दूसरे पासे को फेंकने में फेंकने में 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता P, 3 से बड़ा अंक, ये भी हमारी 1/2 हो जाएगी। तो ये चूंकि दोनों हमारी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए कुल प्रोबेबिलिटी जो होगी, इसलिए P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। किसकी प्रोबेबिलिटी 1/2? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो टोटल कुल मिला के प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। ये प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी उस घटना की कि जब हम दो पासे फेंकते हैं और दोनों पासों को फेंकने में 3 से बड़ा अंक आता है। देखो इधर, ये घटना 3 से बड़ा अंक आने की दो घटनाएं की प्रोबेबिलिटी जो है हो जाएगी। क्लियर? इधर क्लियर? देखो, जैसे कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल ये है, कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं। ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते एक एक करके निकाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम पत्ता इक्का तथा दूसरा रंगीन पत्ता हो। कैसा हो? कि प्रथम पत्ता इक्का का हो और दूसरा पत्ता रंगीन पत्ते का तात्पर्य है यहाँ पर इक्का, बादशाह, बेगम तथा गुलाम, ये हमारे जो ऑनर कार्ड्स हैं, इनको यहाँ पर तात्पर्य रखा गया रंगीन पत्ते से।
और ये भी कह रहा है कि निकालने के पहले, यानी दूसरा पत्ता निकालने के पहले, यानी जो पत्ता पहले निकाला गया है, पत्ता पहले कौन सा निकाला गया है, इक्का, तो कह रहा है इक्का को निकालने के पहले, यानी दूसरे पत्ते को निकालने के पहले इक्का जो निकाल लिया गया है उसे गड्डी में वापस नहीं रखा जाता, उसे गड्डी में वापस नहीं रखा जाता है। तो जब गड्डी में वापस नहीं रखें तो जब हमारी दूसरी घटना घटित हो रही है वो किस पर घटना आधारित है, पहले पर, क्योंकि पहले ताश के पत्ते थे कितने, 52, और अब जब वो पत्ता एक इक्का निकाल लिया गया तो ताश की गड्डी में पत्ते कितने बचेंगे, 51 बचेंगे। तो 51 हमारी उस पर जो घटना घटी वो उस पर डिपेंड हो गई, किस पर, पहली घटना पर। तो और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि माना पहली घटना E1 जो है, माना इक्का निकालने की घटना हमारी E2 है, तथा रंगीन पत्ता जो निकालने की घटना वो E2 है। तो इक्का निकालने की घटना को हमने E1 से नोट किया है। और रंगीन पत्ते का तात्पर्य यहाँ पर इक्का, बादशाह, बेगम तथा गुलाम। तो इक्का, बादशाह, बेगम तथा गुलाम ये चारों मिल करके हमारे 16 कार्ड बन जाते हैं। 4 इक्का होते, 4 बादशाह होते, 4 बेगम होते तथा 4 गुलाम होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पत्ते हैं ये पत्ते हमारे 16 बन जाते हैं। ठीक, तो मान लिया कि पहली घटना इक्का निकालने की हो रही है E1, तो ताश की गड्डी में इक्का कितने होते हैं, 4, उस समय टोटल पैक कितने का, 52 का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी जो इक्का निकालने की प्रायिकता है वो हमारी हो जाएगी 4/52, यानी नंबर ऑफ पर्टिकुलर कार्ड बटे टोटल सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ पर्टिकुलर जो कार्ड हैं वो 4 हैं, टोटल सैंपल स्पेस 52 है, तो ये आ जाएगी 1/13। ठीक, ये तो E1 की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब जो ये दूसरी घटना हमारी हो रही E2, यानी वो हमारी उससे कंपाउंडेड है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपान जो E1 होगी वो पत्ता नहीं रखा जाता, इसके हमारे टोटल 16 में से एक कम हो जाए, कितने बचेंगे, 15। टोटल हमारी 52 से 52 में से एक कम हो गया तो बटे 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपान E1 इज इक्वल टू हो जाएगी 15/51, यानी 5/17, 53, 15 और 3 51, तो ये 5/17 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब चूंकि ये प्रायिकता हमारी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2 अपान E1। इस दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो 1/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपान E1 का मान है 5/17, वो हमने 5/17 लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दें तो 5/221। ये प्रोबेबिलिटी हमारी होगी इस प्रश्न की कि एक इक्का, पहले इक्का निकाला जाता है, बाद में रंगीन पत्ता निकाला जाता है, रंगीन पत्ता निकालने के पहले हम इक्का को गड्डी में वापस नहीं रखते। तो ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो कंपाउंडेड इवेंट्स कहलाती हैं, कंपाउंडेड प्रोबेबिलिटी हैं। तो इसको हम कंपाउंडेड प्रोबेबिलिटी के आधार पर क्वेश्चन को हल करते हैं। समझ में आ गया? देखो, प्रोबेबिलिटी को हम क्रमचय, संचय तथा बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर भी जो है निकाल सकते हैं। तो क्रमचय संचय यानी परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन तथा बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर निकाला जा सकता है। ऐसी इस थ्योरम के आधार पर दो कंडीशन होनी चाहिए। नंबर एक तो ये कि परीक्षण जो है हमारा वो परस्पर स्वतंत्र होना चाहिए, यानी जो भी घटनाएं हों वो घटनाएं हमारे स्वतंत्र हों, यानी इंडिपेंडेंट हों। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रत्येक परीक्षण में किसी एक निश्चित घटना ई के घटने की प्रायिकता समान होनी चाहिए। कोई भी घटना हमारी घटित हो रही है उसकी प्रायिकता जो है समान होनी चाहिए। माना जैसे P के बराबर है, मान लो उस घटना को हमने P मान लिया, तो n परीक्षणों में
r बार घटने की प्रायिकता, यानी हमने n परीक्षण किए, n बार पासे को या गड्डी को हमने वो किया, यानी प्रयोग एक्सपेरिमेंट हमने n टाइम्स किए, n टाइम्स में r बार घटना हमारी घटित हो रही है, तो घटित होने की प्रायिकता हमारी होगी NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। NCR, n हमारे टोटल परीक्षण है, R हमारे घटित होने की परीक्षण है, P हमारी घटना होने की प्रोबेबिलिटी है और Q हमारी घटना ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो P की पावर R, Q n की पावर n माइनस R, ये हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए। NCR P की पावर R, Q n माइनस R। अब इस सूत्र पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कह रहा है कि एक पासे को एट रैंडम यानी यदृच्छा, एक पासे को यदृच्छा 5 बार फेंका जाता है, यानी एक बार फेंका गया, पासे में 1 से 6 तक होते हैं, तो 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है, फिर दोबारा फेंका गया उसमें भी कोई अंक आएगा, फिर तीसरा फेंका गया, ऐसे चौथी बार फेंका गया, फिर 5वीं बार फेंका गया। तो कह रहा है किसी पासे को 5 बार एट रैंडम फेंकने पर फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी कैसी? नंबर 1 क्वेश्चन है कि कोई एक निश्चित अंक 4 बार ऊपर आता है, कोई एक निश्चित अंक 4 बार ऊपर आता है, यानी 5 बार फेंकने में एक निश्चित अंक हमारा 1 से लेकर के 6 के ही बीच का होगा, क्योंकि पासे में 1 से लेकर के 6 तक अंक ही होते हैं, इसलिए वो निश्चित अंक हमारा 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी अंक होगा। कर एक निश्चित अंक 4 बार ऊपर आने आता है। फिर दूसरी कंडीशन करे कोई एक निश्चित कोई भी अंक कम से कम 4 बार ऊपर आता है। तो पहले कह रहा है कि 4 बार आता है, निश्चित आता है, इसमें कह रहा है कम से कम 4 बार ऊपर आता है। तो मान ली कि घटना की घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमारी P है और घटना के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी Q है। तो टोटल माना कोई निश्चित अंक है, ऊपर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी उस अंक के? मान लो हमने 5 माना तो 5 एक ही बार आएगा, 4 माना तो 4 एक ही बार आएगा, 3 माना तो एक ही बार आ जाएगा। तो घटना की घटित होने की प्रोबेबिलिटी मैंने P मान ली, तो P की प्रायिकता हो जाएगी 1/6, क्योंकि 6 टोटल सैंपल स्पेस और घटना अंक है 1 आना, कोई भी अंक आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। फिर घटना के ना घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/6, क्योंकि घटना के घटित होना और ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमारी दोनों का योग 1 होता है, तो इससे हम घटना की ना घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते 5/6। अब चूंकि ये समस्त प्रायिकताओं को योग को बताता है कौन सा? P प्लस Q की पावर n, तो P प्लस Q की पावर n ये हमें समस्त घटनाओं की प्रायिकता का योग बताता है। तो पहली जो कंडीशन करे कोई एक निश्चित अंक 4 बार आवे, तो हम सूत्र इसी का प्रयोग करेंगे, NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। तो हमने NCR n हो गया 5, CR हो गया 4, तो 5CR P की पावर 4 यानी 1/6 की पावर 4, फिर Q की पावर n माइनस R यानी 5 माइनस 4, तो ये हो गई 5/6 की पावर 1, 5 में से 4 गया 1, 5C1 ये चीज इसके बराबर हो जाएगी 5C1 की 1/6 की पावर 4 और 5/6, इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो यह जाएगा 25/7776, यानी ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल कि एक निश्चित अंक के 4 बार ऊपर आने की प्रायिकता बाइनोमियल थ्योरम के आधार पर। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, कह रहा है कोई एक निश्चित अंक कम से कम 4 बार ऊपर आवे, तो कम से कम 4 बार ऊपर आने की प्रायिकता इसकी हो जाएगी NCR और P की पावर R Q की पावर n माइनस R और प्लस फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कम से कम, तो NCR और P की पावर R Q n माइनस R। तो इस पे हमारा ये तो हो जाएगा यही चीज घटना ये वाली,
यानी ये जाएगा 5C4 और 1/6 की पावर 4 और 5/6 की पावर 1 और इसमें सीधे सीधे एलसीएम n के बराबर हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/6 की पावर 5 बार, यानी टोटल मिलाकर किया जाएगा 25/7/7/6 प्लस 1/7/7/6, यानी कुल मिलाकर हो जाएगी 26/7/7/6। इतनी प्रोबेबिलिटी हमारी दूसरे कंडीशन में हो जाएगी कि कोई भी एक निश्चित अंक कम से कम 4 बार ऊपर आ जाए। इस बात की प्रायिकता हमारी 26/। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम बाइनोमियल थ्योरम के भी आधार पर जो है निकाल सकते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जब से प्रोबेबिलिटी तुम पढ़ते तब से लेकर के अंत तक या जनरली भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी में कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर और लीप ईयर, ये क्वेश्चन हमारे दोनों ही बहुत ही पूछे जाते हैं। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, इसमें क्या होता है कि लीप कह रहा है कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। संडे आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो संडे आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, नॉन लीप ईयर में टोटल दिन होते हमारे 365। अगर इसको हम पूर्ण सप्ताह में बना दें, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से अगर इस पे हम डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 7, तो 52 पूर्ण सप्ताह निकलते और एक दिन हमारा शेष बच जाता है। ठीक, वो जो शेष दिन होगा इन 7 दिनों में से कोई भी होगा। संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है और थर्सडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे या सैटरडे। इन 7 में से कुछ भी हमारा हो सकता है। तो ये हमारी सैंपल स्पेस बन गई इसके। अब कह रहा है कि संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? संडे इसमें सिर्फ एक बार ही आ सकता है, 1 टाइम्स। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7। टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? 7 है। तो रविवार आने की यानी संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। इसी प्रकार से संडे के स्थान पर और भी कुछ हम दिन ले सकते हैं, फ्राइडे ले सकते हैं, थर्सडे ले सकते हैं, वेडनेसडे। प्रत्येक दिन केवल एक बार ही आ सकता है, क्योंकि शेष दिन हमारा एक ही बचता है, इसलिए प्रत्येक दिन आने की प्रायिकता 1/7 ही होगी, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे फ्राइडे। इसी तरीके से अगर हम लीप ईयर में देखते हैं तो लीप ईयर में कुछ टोटल दिन होते हैं हमारे 366। इनमें अगर हम 7 दिन का 7 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर के 52 वीक होते हैं और 2 दिन हमारे 2 डेज हमारे शेष बच जाते हैं। 2 डेज 52 तो हमारे हो गए पूरे सप्ताह। 2 दिन हमारे जो शेष बचते हैं इनमें वो 2 दिन हमारे संडे और मंडे भी हो सकता है, या फिर मंडे और ट्यूसडे भी हो सकता है, या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे भी हो सकता है, या फिर वेडनेसडे और थर्सडे भी हो सकता है, या फिर थर्सडे और फ्राइडे भी हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, या सैटरडे और संडे भी हो सकता है। यानी कोई 2 जोड़े हमारे हो सकते हैं संडे से लेकर के सैटरडे तक 2 दिन में। तो सिर्फ पूछ रहा है संडे आने की प्रायिकता क्या होगी। तो संडे दिन कितनी बार इस पे आ रहा है? टोटल युग हमारे सैंपल स्पेस इस पे भी बन रहे कितने? 7। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 यहां भी हमारे सैंपल स्पेस हैं।
इस 7 के सैंपल स्पेस में 2 बार संडे आने के चांसेस हैं। एक तो ये संडे आ रहा है और एक ये संडे आ रहा है। ठीक, तो पर्टिकुलर जो सैंपल स्पेस हो गए 2 हो गए और टोटल हमारे सैंपल स्पेस 7 है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे। तो लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी हमारी 2/7 होती है, जबकि नॉन लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी 1/7 होती है। यहाँ भी किसी दिन की प्रोबेबिलिटी 1/7 हो सकती है और यहाँ भी कोई भी 2 युग्म आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हर डेज 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 2 युग्म उसके मिल रहे हैं, इसलिए ऐसे केस में भी संडे के स्थान पर अगर हम मंडे ले लें तो मंडे भी हमारा 2 बार आ रहा है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारी 2/7 ही होती है।